हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 8 बसंत बाग 3 चैप्टर नंबर 5 क्या निराश हुआ जाए। चैप्टर का पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे राइटर का नाम याद। हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, नोटबुक में याद हो जाएगा। और इसमें स्टोरी क्या है बेटा? देखो इसमें एक यानी कि ये कहना चाह रहा है इस पाठ में कि आजकल समाचार पत्रों में डकैती होती है, चोरी होती है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जगह जगह बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या उनको देखकर हमें निराश हो जाना चाहिए? क्या जीवन में कोई अच्छी चीज़ नहीं बची है? कोई अच्छे लोग नहीं बचे हैं, सभी बेकार हो गए हैं? तो इसमें एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं चैप्टर में 2। एक तो ये है, ये पति है, पत्नी, इनके 2 बच्चे हैं। ये एक बस का वो जा रहे थे कहीं घूमने, तो यहाँ से उसने टिकट ली, इसने 100 रुपये दिए इस आदमी ने इसको, तो इसको 90 रुपये वापस देने थे, लेकिन ये भूल गई, ये लेने भी भूल गई, ये देने भी भूल गई। तो ये फिर आगे चले जाते हैं और फिर बाद में ये पैसे 90 रुपये लेके जाता है और बस में उसको वापस देता है। आगे उसमें एक और इंसिडेंट है, एक कहानी और है। जैसे ही बस में जा रहे थे तो वहाँ पे बस ख़राब हो जाती है। तो ये जो इसका कंडक्टर है, ये क्या करता है, ये दूसरी बस लेने के लिए चला जाता है। लेकिन जो बस में सभी लोग जो बैठे थे वो सब सोचते हैं कि यहाँ पे डकैती होगी और वो कंडक्टर डकैतों को लेने चला गया है और ये बस के ड्राइवर को मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। सभी बस के ड्राइवर को मारने के लिए, देखो यहाँ पे झगड़ा हो जाता है और सभी मारने के लिए कोशिश करते हैं बस के ड्राइवर को, तुमने यहाँ बस को क्यों रोका? बस ख़राब हो गई थी, लेकिन वो सोचे कि इन्होंने जानबूझ के ख़राब की है। बाद में पता चलता है कि वो कंडक्टर दूसरी बस लेके आता है और बाद में बताता है कि बस तो ख़राब हो गई थी, इसलिए वो दूसरी बस का इंतज़ाम करने के लिए चला गया था। तो लाइफ में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। तो कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि बहुत सारी बुराइयां होने के बाद भी कुछ अच्छाइयाँ इतनी अच्छी होती हैं कि वो एक अच्छाई 100 बुराइयों पे भारी पड़ जाती है। इट मीन्स कि बहुत सारे ख़राब चीज़ें हैं, लेकिन उन पे कुछ आज भी उनमें अच्छी चीज़ें हैं, उनमें ईमानदारी है, लुप्त नहीं हुई है ईमानदारी। ठीक है, तो यही 2 घटनाओं का वर्णन है, अब इसमें पढ़ेंगे। और सभी बच्चों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और इनको समझेंगे भी चैप्टर को। और जैसा आपने चैप्टर समझ लिया, ठीक है, अगर आपने 5 पेज का ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 4 एक छोटा सा जगह 5-6 पेज का चैप्टर है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और खुद से ही बनाने सीखने हैं आपको। ठीक है, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। तो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगी, जहाँ जल्दी पढ़ने का होगा जल्दी पढ़ाऊँगी, धीरे पढ़ने का होगा धीरे पढ़ाऊँगी। यानी कि जो समझाने की चीज़ है वहाँ पे मैं धीरे बोलूँगी, वरना थोड़ी स्पीड से भी लेना पड़ता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और जो भी बच्चे, अगर कोई पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझा करें कि बच्चे कहाँ प्रॉब्लम में हैं, बच्चे को समझ नहीं आ रहा या टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहा या बच्चे स्टडी नहीं कर रहे, तो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ना कि उनके ऊपर प्रेशर बनाएं। ठीक है, प्रेशर नहीं बनाना, उनको समझा के आप धीरे धीरे पढ़ा सकते हो। ठीक है, बच्चे सभी, मेरे हिसाब से सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता। वो सिर्फ उनकी सोच होती है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हर सब्जेक्ट में सभी बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस से भर के रखा करो हर सब्जेक्ट में। आप, कई बच्चे बोलते हैं मैथ कमज़ोर है, कोई बच्चे बोलते हैं इंग्लिश कमज़ोर है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप सुनोगे समझोगे तो सब कुछ समझ में आता है। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो सभी बच्चे, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी, कार्ब अकेडमी है मैथ के लिए। ठीक है, मैथ के लिए आप CARB कार्ब अकेडमी सर्च करके देखना, उसमें बहुत अच्छा मैथ, जिस बच्चे का भी मैथ कमज़ोर है ना, आई एम 100% श्योरिटी कि कोई भी बच्चा उसमें अच्छे से कर सकता है, कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो। ठीक है, तो आप एक बार उसमें ज़रूर देखना, उसमें 1-2 वीडियो अपनी जिस भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में है बच्चा, अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं उनका बच्चा मैथ में कमज़ोर है, तो उसमें आप देखना, बड़ा ही ईजी तरीके से वो टीचर पढ़ाते हैं। अमर नाम है उनका और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा बच्चा भी मैंने उसी से करवाया था, तो काफ़ी अच्छा उसमें इम्प्रूव हुआ मैथ में। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या निराश हुआ जाए।
मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। देखो, धीरे पढ़ने की जगह पे मैं धीरे पढ़ूंगी, स्पीड में स्पीड पढ़ूंगी। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आजकल समाचार पत्रों में ये सब रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप मतलब होता है एक दूसरे पर आरोप करना, वो उसमें कमी निकालेगा, वो उसमें कमी निकाल का कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है, लगता देश में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। एक दूसरे के प्रति सभी इतना आरोप लगाते हैं कि लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने भी ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। मतलब हर लोग एक दूसरे में कमी इतनी निकालते हैं कि जो जितने ऊंचे पद पर होगा उस आदमी में उतने ही अधिक दोष होंगे। लोग इतनी कमियां निकालते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उम्र में भी और उसमें भी, तो उसने कहा कि इस समय संसार में वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। उस पर कोई दोष ही नहीं देखेगा। जो कुछ नहीं करता तो उसमें कोई दोष, और जो कुछ करता है उसमें दोष देखने लगते हैं लोग। जो कुछ नहीं करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी काम करेगा तो लोग उसमें कमियां निकालेंगे, दोष निकालेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं है, यही कहा। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है जो कुछ जितना भी काम करेगा उसमें दोष निकाले जाएंगे, और जो लोग काम नहीं कर रहा वो सबसे सुखी है, क्योंकि उसमें कोई दोष ही नहीं निकालेगा, कोई उसको देखेगा ही नहीं। ठीक है, दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। गुणी कम बिल्कुल भी नहीं, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। गुण तो किसी में है ही नहीं, कोई गुणों को तो देखता ही नहीं है, सब उसके दोषों को दिखने लगते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। अगर हम सब दोष ही दोष देखते रहेंगे तो स्थिति बड़ी गंभीर है, चिंता का विषय है। ठीक है, यही है भारतवर्ष जिसका सपना, क्या यही वो भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की सतीत गदर में डूब गया। जो इनका जो महान भारत था वो कहाँ डूब गया। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुंदर कहाँ सूख गया। यानी कि उनकी जो अच्छी जो चीज़ें थी वो मानव महासमुंदर कहाँ सूख गया, कहाँ अच्छे लोग ख़त्म हो गए, कहाँ आदर्श चले गए, क्यों लोग आजकल एक दूसरे में दोष देखते रहते हैं। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत और मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे भारत में इतनी बुराई आ जाए कि भारत नष्ट हो जाए, भारत ख़त्म हो जाए, भारत में अच्छाई नहीं रहे। यानी कि हमारे भारत के मनुष्यों का, महान मनुष्यों का जो भारत का सपना है वो हमेशा रहेगा, हमेशा उसमें अच्छाई जिंदा रहेगी, ये कहना चाह रहा उसने। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह होते बेचारे, भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जो मेहनत करके बेचारे जो काम करते हैं वो पिस रहे हैं, और झूठ और फरेब करने वाले जो रोजगार, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग पिस रहे हैं, ईमानदार लोग पिस रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याप्त समझा जा, जो लोग ईमानदार हैं उनको मूर्ख समझा जा रहा है। सच्चाई केवल भीरू बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू होता है डरपोक, सच्चाई क्या है, केवल डरपोक लोग तो सच बोल देते हैं, बाकी तो नहीं बोलते। सच्चाई केवल भीरू लोगों की और बेबस लोगों के हिस्से में ही बची है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। इतनी स्थिति खराब हो गई है भारत की कि ऐसी जब सब लोग बेईमान हो गए हैं, ईमानदार नहीं बचे हैं, तो जो भारत के जीवन के महान मूल्य हैं, अच्छे मूल्य हैं, वे ख़त्म होते जा रहे हैं। लोगों की आस्था हिलती जा रही है अच्छे विचारों से। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। कि भारत है, हमारा जो भारत है उसमें भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने को महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर हैं, यानी कि मनुष्य को भौतिक उनको इकट्ठा करने के लिए, संग्रह के लिए नहीं, क्या उनके अंदर जो महान आंतरिक गुण है, स्थिर भाव है, वही चरम परम है, वही खास है, वही सब कुछ है। लोभ,
मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं। हर मनुष्य की लाइफ में, हर मनुष्य के जीवन में लोभ होता है, मोह होता है, काम होता है, क्रोध होता है, विचार होते हैं, मनुष्य के स्वाभाविक रूप से एक नॉर्मल स्वभाव है सबका, सब में होता है। ठीक है बेटा, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब के दिल में होती हैं, पर इन्हें प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह को होता तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको महान नहीं मानना चाहिए कि यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। और अपने मन और बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को ही, इनके इशारों पर ही रहेंगे, अच्छी चीज़ों को नहीं देखेंगे, सिर्फ इन्हीं के इशारे पे चलेंगे, तो ये अच्छा आचरण नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। किसको? लोभ, क्रोध, काम, मोह, इन सबको भारतवर्ष ने संयम से बांध कर रखा है। उन्होंने इनको प्रमुखता नहीं दी। ये विद्यमान तो सब में होते हैं, लेकिन इनको प्रमुखता नहीं दी। इनको संयम से बांधने के लिए, कहाँ गए, उन्हें सदा संयम से बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, मतलब कि जितना जरूरी हो। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि बीमार है तो दवा भी देनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है सब में। गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपायों की अपेक्षा नहीं की जाती। अगर कोई गुमराह है तो उसको भी ठीक करने की कोशिश की जाती है। आगे देखिए, हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू करने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। देखो, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए कायदे कानून बनाए गए। क्या है? जो गरीब लोग हैं उनकी अवस्था को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग और वाणिज्य, शिक्षा, स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। जो वो नियम बनाए गए हैं ना, वो कृषि में, उद्योग में, व्यापार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इनकी स्थिति को और अधिक अच्छा करने के लिए उनका उद्देश्य है, उनका लक्ष्य है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। मतलब कि जो लोग गलत काम में लिप्त होना चाहते हैं वो, उनका मन स्वस्थ नहीं होता, उनका मन पवित्र नहीं होता। वे प्राय लक्ष्य को भूल जाते हैं, वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, वो ईमानदारी पे नहीं रुकते। ठीक है, वो क्या करते हैं? बेईमानी करने लगते हैं। और जो पवित्र होते हैं वो बेईमानी नहीं करते और अपनी ही सुख सुविधा को और ज़्यादा ध्यान देने लगते। वो बेईमानी करते हैं और सुख सुविधा के और ज़्यादा ध्यान देते हैं, और सुख सुविधा के चक्कर में वो पवित्रता को भूल जाते हैं, अपने मतलब ईमानदारी को भूल जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एक कानून धर्म में अंतर कर दिया है। पहले तो एक था, लेकिन आज में कानून अलग है, धर्म अलग है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है जो लोग धर्म भीरू है, धर्म को मानने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों को, कानून की गलतियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि एक समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है, धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। देखो, इसमें ये बताया है कि धर्म और कानून पहले अलग अलग थे, लेकिन अब इनको धर्म क्या है? धर्म को कानून से बड़ी चीज़ बताया है। धर्म को कानून से बड़ी, यानी कानून में गड़बड़ी की जा सकती है, धर्म में नहीं। अब की सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अब भी देखो लोग सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी भी है, कुछ कुछ लोगों में सच्चाई भी है, और आध्यात्मिक के मूल्य आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लोग ईमानदार नहीं रहे हैं, बेईमान हो गए हैं कुछ लोग, सारे नहीं, वे दब अवश्य गए हैं भ्रष्टाचार में, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी जो बेईमान है उनके दिल के अंदर ईमानदारी थोड़ी तो जिंदा है।
ठीक है, वो नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वे मनुष्य से प्रेम करता है। मनुष्य के अंदर ये बताया गया है कि चाहे कितनी भी बेईमानी क्यों ना आ गई हो, कितनी भी अपवित्र क्यों ना गई हो, फिर भी आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। इसका मतलब है आज भी लोगों के दिलों में ईमानदारी और ये सच्चाई जिंदा है। झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है। आज भी चोरी करने वालों को गलत कहा जाता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वालों को पाप समझा जाता है। यानी कि आज भी हमारा भारतवर्ष बहुत अच्छा है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है। वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। तो इसमें यही बताया गया बेटा कि समाचार पत्रों में जो हम गलत चीज़ों का बहिष्कार करते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं, तो उससे यही साबित होता है कि चीज़ों को गलत समझा जाता है। आज भी गलत चीज़ों को गलत बोला जाता है और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और महान संग्रह करते हैं। हम उन लोगों की प्रतिष्ठा को कम करते हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। ठीक है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर किसी आदमी में दोष है तो उसका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुरी यह मालूम होती है किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करना, उसमें रस लिया जाए। यानी कि बुरा ये नहीं है कि दोषों को पर्दाफाश किया, लेकिन उसके उसमें ये बताया कि दोषों को उसके आचरण को गलत पक्ष को उद्घाटित करके, यानी कोई गलत पक्ष है उसको उद्घाटित तो कर दिया, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसमें मजा और ले रहे हैं लोग, है ना, वो गलत है। दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। अगर दोषों का उद्घाटन तो ठीक है, दोषों को निकाल दो, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बुराई में रस लेना, लेकिन उसकी बुराई में खुश होना, दूसरों को बार बार बताना, ये बुरी बात होती है। अच्छाई में उतना रस लेकर उजागर नहीं करना। अगर किसी इंसान में अच्छाई है, अगर किसी बच्चे में अच्छाई है, मान लो अगर आप में अच्छाई है तो उसको उजागर नहीं करते। जैसे आप बहुत अच्छे हो, कोई नहीं कहता कि आप अच्छे हो, अच्छे बच्चे हो, पढ़ने में अच्छा हो, तो ये बुरी बात है ना। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना, अगर हम किसी के कोई अच्छा है उसको बार बार अच्छा अच्छा बोलेंगे तो वो ज़रूर अच्छा और अच्छा हो जाता है, उसमें अच्छी भावना जागृत होती है। अगर हम कोई बच्चा कमज़ोर है, उसमें कुछ अच्छाई है या पढ़ाई हम बार बार बोलेंगे अच्छा पढ़ता है, तो उसमें ये अच्छी भावना ज़रूर पैदा होती है और वो ट्राई भी करता है अच्छा बनने की। ठीक है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया। तो वो आदमी कह रहा है कि मैंने टिकट लेनी थी और 10 रुपये देने थे, मैंने गलती से 100 का नोट दे दिया। मैं जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू उन दिनों में सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया। वो देखो सबके ढूंढता ढूंढता वहाँ पे गया और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखो मैं तो 10 के बजाय 100 दे के आ गया था, मुझे भी पता ही नहीं था। उसने देखा बाद में, तो वो ढूंढता ढूंढता डब्बे में आया और मुझे 90 रुपये वापस दे के दिया ना। जब मुझे 90 रुपये वापस दिए तो उसके चेहरे पर बहुत ही विशेष संतोष था, विचित्र संतोष, मतलब बहुत संतोष था कि मैंने वो पैसे लौटा दिए, उसने गरिमा थी। मैं चकित रह गया, मैं उसकी ईमानदारी को देख के चकित रह गया। ठीक है, आगे देखिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक सकती है। देखो मैं कैसे कह सकता हूँ कि समाज दुनिया से ईमानदारी और सच्चाई खत्म हो गई है। बहुत से ठगी होती हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं, लेकिन उन सभी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली ये ईमानदारी वाली घटना होती है। ठीक है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। अब वो दोबारा दूसरी घटना बताता है। एक घटना तो ये हो गई, दूसरी ही घटना है, और क्वेश्चन देखो इन्हीं में से बन जाए, घुमा फिरा के, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ यात्रा करते टाइम क्या क्या था, पत्नी थी और उसके 3 बच्चे थे। तो बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य में कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। अब देखो ऐसे स्थान पर बस खराब हो गई जहाँ पर कोई आ जा नहीं रहा था। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए।
ठीक है। जब रात के 10 बजे बस कहीं सुनसान जगह पे ख़राब हो जाती है तो यात्री सब घबरा जाते हैं और कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। देखो ये जा रहा है कंडक्टर साइकिल लेके कहीं जा रहा है। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। जो बस में बैठे थे वो कुछ कुछ कहने लगे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी जगह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, यानी कि परिवार वाला तो मैं ही था, बाकी तो सब जेंट्स थे। बच्चे पानी पानी, मेरे बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं भी ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर भी डर सता रहा था कि कभी चोरी ना आ जाए, बच्चे प्यासे हैं, और कभी चोरी करने के लिए डकैती ना हो जाए। तो देखो ये सब दिखा रहा है, वो जा रहा है, ये सब झगड़ा कर रहे हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर को पीटने के लिए उन्होंने सोचा तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े ही कातिल ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। अब वो जैसे पीटने के लिए उतावले हुए तो ड्राइवर को, तो वो बहुत डर गया और उसने मेरी तरफ बड़ी कातर मतलब कि उम्मीद की नज़र से मेरी तरफ देखा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर दे रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे, कि हम बस का इंतज़ाम कर रहे हैं, मुझे बचाओ। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेकिन डर तो मुझे भी था, लेकिन मैंने उसकी अवस्था को देखा कि वो इतना डरा हुआ है और मेरी तरफ उम्मीद से देख रहा है, तो मैंने उसको सबको समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री घबरा गए, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। यात्री इतने डरे हुए थे कि मेरी बात को नहीं सुन रहे थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया। उसने कहा कि ये बस वाला है, ये बहुत तेज़ है और ये हमें धोखा दे रहा है। इसने कंडक्टर को डाकुओं के पास यहाँ बुलाकर लाने के लिए भेज दिया है। डाकू यहाँ आते ही होंगे और हम सबको यहाँ पर लूट मार होगी। मैं भी भयभीत था। अब वो आदमी कह रहा है मैं भी डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया मैंने। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, वो भोजन और पानी के लिए परेशान हो रहे थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर बस से उतारकर एक जगह घेर कर रख दिया। मारा नहीं, लेकिन उसको बस से उतार दिया और बांध दिया। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। उसने सोचा अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ, मैंने बहुत कहा कि ड्राइवर को कुछ मत करो, छोड़ दो, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक खाली बस चली आ रही है, हमारी तरफ एक खाली बस आ रही है। उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। एक बस को लेकर कंडक्टर वहाँ पे आया। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर सभी लोग बैठ जाओ। वह बस चलने के लायक नहीं है, जो पुरानी बस है, कंडक्टर बोला, वो चलने के लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर भी आया और बोला। फिर वो क्या किया, कंडक्टर ने मेरे पास आया और थोड़ा सा पानी लाया और थोड़ा सा दूध लाया लोटे में। पंडित जी, मेरे को बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, बच्चे बहुत रो रहे थे, वहीं दूध भी मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई। अब देखा ना, यात्रियों ने बस आ गई है और सब कुछ ठीक है, तो यात्रियों को थोड़ी जान में जान आई और वो खुश हुए। सबने उसे धन्यवाद दिया। किसको? कंडक्टर को। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब देखो टाइम पर ही सब लोग पहुंच गए, दूसरी बस आ गई और सबने उसको धन्यवाद दिया। कैसे कहूँ? अब वो कह रहा है कि मैं कैसे कहूँ, मनुष्यता समाप्त हो गई है, एकदम समाप्त हो गई। मैं ये कैसे कह सकता हूँ, भले कितनी चोरी हो रही है, भले कितनी डकैती हो रही है, लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें मैं नहीं भूल सकता। बहुत सारी ऐसी खराब घटनाएं भी होती हैं जिन्हें हम नहीं भूल सकते। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो विश्वासघात भी करते हैं। लेकिन उन्हीं बातों का हिसाब रखो, तुम अगर गलत चीज़ों का हिसाब रखो तो जिसमें धोखा खाया है, जीवन कष्टकर हो गया है, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है।
जब लोगों ने अकारण ही सहायता की हो। लेकिन बहुत बुरी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी भी है। ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें लोगों ने हमारी अकारण ही बिना किसी कारण की सहायता कर दी है। निराश मन को ढाढ़स दिया। फिर मैंने अपने निराश मन को ढाढ़स दिया कि आज भी भारत में ईमानदारी सच्चाई जीवित है और हिम्मत बधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे इसने शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न। देखो रविंद्रनाथ का भी क्वेश्चन बनेगा आगे जाके कि रविंद्रनाथ जी ने क्या कहा। तो रविंद्रनाथ जी ने ये कहा था कि उसने प्रार्थना गीत में भगवान से ये प्रार्थना की है। उसने प्रार्थना गीत में अपने प्रार्थना गीत में भगवान से ये प्रार्थना की है कि इस संसार में केवल अगर मुझे नुकसान अच्छा चीज़ नहीं मिले, मुझे सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो हे प्रभु मुझे आप इतनी शक्ति दो कि मैं आप पर कभी संदेह ना करूं, कोई भी शक ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। मनुष्य ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि उनके गलत नतीजे बन रहे हैं। इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अब भी आज भी मेरे भारतवर्ष की आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमारा जो महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। हमारा महान भारतवर्ष आज भी जिंदा है और उनमें महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। हे मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी सब कुछ ठीक है। आज भी लोगों में ईमानदारी और सच्चाई है। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से बेटा यही कहना चाह रहा है कि लोगों में कितना ही भ्रष्टाचार हो, कितनी गलत चीज़ें हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि आज भी उसमें ये पूछा क्या निराश हुआ जाए, लेकिन लास्ट में चैप्टर में लास्ट में सब कुछ होने के बाद यही है कि नहीं, हे मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो ये लाइन आप कोशिश करना ज़रूर, जहाँ सेट हो रही है कोई लाइन लिखना, बहुत अच्छी लाइन है ये। हे मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और इसके राइटर का नाम लिखना। ठीक है बेटा, तो आशा है सभी को बहुत अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। थोड़ा जल्दी में पढ़ाया है मैंने, पर कोई बात नहीं। ओके।